हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही आराम से पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत ही मज़े में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यदि आप वाक़ई में पढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं और आपका बजट अलाउ नहीं करता है कि आप किसी कोचिंग में या फिर किसी इंस्टीट्यूट में जाकर एडमिशन कराएँ और शिक्षा प्राप्त करें, तो यह चैनल बिल्कुल आप ही के लिए है। क्योंकि इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में, वो चाहे आप 12th से बिलॉन्ग करते हो, 11th से बिलॉन्ग करते हो, 10th से बिलॉन्ग करते हो, 9th से बिलॉन्ग करते हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आप किसी भी क्लास से बिलॉन्ग करते हो, इस चैनल पर आपको बिल्कुल डिटेल्स में वीडियो मिलेंगे, बिल्कुल समझ के साथ वीडियो मिलेंगे और 100% आपको समझ में आ जाएगा और कोई टॉपिक आपको भारी नहीं लगेगा। ये मेरा 100% गारंटी है, क्योंकि एक से एक टॉपिक को आसान से आसान भाषा में पहुंचाने के लिए यह चैनल आप ही के लिए बनाया गया है। तो यदि आप वाकई में पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिए। फिलहाल हम लोग आज की इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का मैथ, यानी मैथमेटिक्स, जिसे हम लोग हिंदी में गणित भी बोल सकते हैं, उसे हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। तो यदि आप मैथ पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं और आपका सब्जेक्ट मैथ भी आप सेलेक्ट किए हैं एडमिशन के टाइम में और मैथ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक बताया जाएगा। बिल्कुल आपको समझ में आएगा मैथ यहाँ पर। तो क्लास 11th के पहले चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है समुच्चय। अब समुच्चय किसे कहते हैं ये जानने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं समुच्चय के कुछ डिफिनीशन लिखा हुआ है। तो डिफिनीशन में क्या लिखा हुआ है, आइए हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो सुपरिभाषित हो उसे समुच्चय कहा जाता है। अब आपके दिमाग में यह बात आ रहा होगा कि आखिर ये सुपरिभाषित किस जानवर का नाम है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये किसी जानवर का नाम नहीं है, बल्कि सुपरिभाषित का मतलब हो गया कि जो बात सत्य हो। जैसे यदि आप पढ़ने जाते होंगे स्कूल में, तो वहाँ पर यदि आपको घूमने का मन कर रहा होगा तो बैग क्या करते हैं, बांस में बांध देते हैं आप लोग और उसे उसके बाद घूमने चले जाते हैं। और आपका जो साथ में यार रहता है, दोस्त तो सबका रहता है, वो जाकर घर पर बता देता है और आपकी पिटाई अच्छे से हो जाती है। तो ये बात सत्य है कि आप घूमने गए थे, तो ये क्या हो गया, सुपरिभाषित हो गया। तो यानी सत्य जो बात बोला जाए उसे सुपरिभाषित कहा जाता है और जो सुपरिभाषित होगा उसे क्या हम लोग बोलेंगे, समुच्चय। तो आई होप आप लोग आसानी से सुपरिभाषित का मतलब समझ चुके होंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स पड़े हैं मेरे पास। जैसे यहाँ पर लिखा है एक सप्ताह में 7 दिन, मतलब ये बात सत्य है कि एक सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं। तो ये क्या हो गया, सुपरिभाषित हो गया। सेम उसी प्रकार यहाँ पर लिखा है पुस्तकालय में पुस्तक। तो पुस्तकालय में अब चावल दाल आटा तो नहीं रहेगा, पुस्तकालय में तो पुस्तक ही रहेंगे। तो ये क्या हो गया, ये भी सुपरिभाषित हो गया। लेकिन यहीं पर आप लोग देख सकते हैं कि एक साल में 14 महीने होते हैं। ये आप किसी के पास जाकर बोल दीजिएगा तो ये बोलेगा कि पगला गया है कि एक साल में 14 महीने होते हैं। तो ये क्या हो गया कि ये गलत बात है। मतलब एक सप्ताह में 12 महीने होते हैं, लेकिन यहाँ पर 14 महीने बताए गए हैं, तो ये बात सही नहीं है। तो ये क्या हो गया, सुपरिभाषित नहीं हुआ। तो उम्मीद है कि आप लोग सुपरिभाषित और समुच्चय का मतलब समझ चुके होंगे। यानी जो सुपरिभाषित होगा उसे क्या बोलेंगे, हम लोग समुच्चय बोलेंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आगे आपको यहाँ पर 4 एग्जाम्पल्स और दिख जाएंगे आपके एनसीईआरटी बुक से। तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है कि आइए हम लोग एक एक करके समझते हैं कि ये कैसे समुच्चय है, मतलब समुच्चय कैसे सिद्ध हो रहा है कि ये समुच्चय है। आइए आराम से समझते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर में आप लोग देख सकते हैं कि 10 से कम विषम प्रकृत संख्या है, अर्थात 1 3 5 7 9, यानी ये 5 संख्याएं दी हुई हैं और बोल रहे हैं कि 10 से कम विषम प्रकृत संख्या है। तो विषम संख्याएं पहले किसको कहते हैं ये तो पता होना चाहिए, तभी तो हम लोग आगे समझेंगे। तो विषम संख्याएं उसे कहते हैं जिसमें 2 से भाग न लगे। यानी यहाँ पर 2 कंडीशन दिया है, ध्यान से देख सकते हैं आप लोग कि 10 से कम होना चाहिए और विषम संख्याएं होना चाहिए। तो ये बात तो बिल्कुल निश्चित है कि 10 से कम हम लोग विषम संख्याएं क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे, 3 5 7 9। ये विषम संख्याएं हैं, मतलब ये सच्चाई है कि 10 से कम विषम संख्याएं ये हैं, यह बात सही है। तो ये क्या हो गया, सुपरिभाषित हो गया। तो सुपरिभाषित हो गया तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, समुच्चय बोल ही देंगे इसे।
उसके बाद दूसरा हम लोग समझते हैं कि भारत की नदियाँ, यानी भारत में जितने भी नदी हैं जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सब नदियाँ हैं, तो इसे मैं भी उसी नाम से बुलाऊँगा, दूसरा कोई भी उसी नाम से बुलाएगा, यानी ये नदियाँ चेंज नहीं होंगी। ये बात बिल्कुल सत्य है कि भारत में नदियाँ ये हैं, बिल्कुल बात 100% सत्य है। तो ये भी क्या होगी, सुपरिभाषित होगी, ये नदियाँ, भारत की नदियाँ जितने भी हैं वो सुपरिभाषित। तो ये क्या होगा, भारत की नदियाँ समुच्चय होगा, आसानी से हम लोग बोल सकते हैं। सेम उसी प्रकार देख सकते हैं यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, यानी ए ई आई ओ यू, ये आप क्लास 6 से पढ़े होंगे कि अंग्रेजी में 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू, जिसे अंग्रेजी में वॉवेल्स भी बोला जाता है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर ये हैं, तो ये भी क्या होगा, सुपरिभाषित होगा। लेकिन यदि हम लोग इसमें एक और साहब को ऐड कर देते हैं पी, तो क्या होगा, ये सुपरिभाषित नहीं होगा, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर इतने ही हैं और ये एक्स्ट्रा आ गया। ये बात बिल्कुल गलत है कि अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर नहीं है ये, तो ये क्या हो जाएगा, सुपरिभाषित नहीं होगा, जिसके कारण इसे समुच्चय नहीं बोला जाएगा। यदि पी को हटा देते हैं उसके बाद ये क्या हो गया, समुच्चय हो गया। तो आई होप, उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे इस बात को। उसके बाद चौथे टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि विभिन्न प्रकार के त्रिभुज, यानी हम समकोण त्रिभुज बनाए तो, समद्विबाहु त्रिभुज बनाए तो, किसी भी प्रकार के त्रिभुज बनाए तो आप लोग पहचान जाएंगे कि जैसे समद्विबाहु त्रिभुज हम बनाए तो मेरे लिए भी वो समद्विबाहु त्रिभुज है, कोई और देखेगा उसके लिए भी समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी बिल्कुल बात सत्य है कि समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ पर बना हुआ है। यह बात बिल्कुल सत्य है। तो ये क्या हो गया, विभिन्न प्रकार के त्रिभुज सुपरिभाषित हो गया, जिसे हम लोग समुच्चय बोल सकते हैं, यानी अंग्रेजी में यू कहे तो ये सेट्स हो जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि सेट्स किसे कहते हैं। चलिए इसी में कुछ आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं नेक्स्ट बिंदु। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि किसको किससे सूचित किया जाता है। जिस प्रकार हम लोग बचपन में कागज़ का ऐसा कैमरा बना लेते थे और वहाँ पर हम लोग फ़ोटो खींचते थे, तो उसका नाम नहीं पता था तो क्या बोलते थे हम लोग कि फ़ोटो खींचने वाला। तो फ़ोटो खींचने वाला इतना बड़ा नाम है, उसको शॉर्ट में क्या लोग रख दिए, कैमरा। कैमरा यानी शॉर्ट नाम कर दिए। सेम उसी प्रकार हम लोगों को प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जहाँ पर होगा उतना न लिखना पड़े, इसके लिए क्या बना दिया गया, शॉर्ट फॉर्म बना दिया गया। यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जहाँ होगा उसको हम लोग क्या कैसे सूचित करेंगे, एन से सूचित करेंगे। सेम उसी प्रकार पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय जहाँ होगा उसे जेड से सूचित करेंगे। परिमेय संख्याओं का समुच्चय जहाँ पर होगा उसे q से सूचित करेंगे, और यहाँ पर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जहाँ पर होगा उसे r से सूचित करेंगे, और धन पूर्णांकों का समुच्चय जहाँ पर होगा उसे z से सूचित करेंगे और उसके सर पर एक प्लस बना देंगे, यानी z प्लस से सूचित करेंगे धन पूर्णांकों के समुच्चय को। सेम उसी प्रकार देख सकते हैं परिमेय संख्याओं का समुच्चय जहाँ पर होगा उसे q प्लस से सूचित करते हैं, और धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जहाँ पर होगा उसे r प्लस से सूचित करते हैं। तो ये इसका बड़ा बड़ा नाम है, इसे छोटा करने के लिए कुछ नहीं किया गया है, बस इसका सिंबल एक दे दिया गया है कि z लिखा रहेगा, उसका मतलब समझ में आएगा कि पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है। तो ये बिल्कुल छोटा करने के लिए काम किया गया है, इतना आपको समझ में रखना पड़ेगा कि जहाँ प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय आएगा वहाँ पर क्या लिख देना है, n, यानी n लिखा रहेगा तो आप लोग क्या समझेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है वहाँ पर। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे इस टॉपिक को भी। अब बात आती है कि आखिर हम लोग समुच्चय लिखते कैसे हैं। तो उससे पहले हम लोग दो छोटे छोटे बिंदु हैं उसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि समुच्चय यानी इसे कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। कैपिटल लेटर में कहने का मतलब हो गया कि जितना भी बड़ा ABCD है उसमें लिखा जाता है समुच्चय को, और समुच्चय के अवयव जो हैं उसे किस में लिखा जाता है, छोटा ABCD में। यानी समुच्चय जो है वो अपने लिए बड़ा ABCD रख लिया और बाकी जितना भी है ना उसको छोटा ABCD दे दिया। समुच्चय के अवयव जो है उसको छोटा ABCD दे दिया गया, यानी तू छोटा है तो छोटा ही ले, इस तरह इसको दे दिया गया। तो समुच्चय जैसे ही हम लोग लिखेंगे, जैसे सेट ए हो गया, यानी समुच्चय ए और बराबर देकर ऐसे जो भी लिखेंगे इसमें अवयव वो स्मॉल लेटर में आएंगे, यानी इसमें जो लिखा रहेगा उसको अवयव बोलेंगे
और समुच्चय यहाँ पर मेन नाम हो गया, यानी समुच्चय यहाँ पर थोड़ा सा चालाकी किया है कि अपने लिए कैपिटल लेटर रख लिया है और अवयव के लिए स्मॉल लेटर दे दिया है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि बाहर जो रहेगा उसे समुच्चय कहेंगे, यानी वो कैपिटल लेटर में रहेगा, और जो भी अवयव इसमें अंदर लिखा रहेगा पोस्ट में उसे स्मॉल लेटर में लिखा रहेगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 1.1 के पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग क्या लिखा है, थोड़ा काला काला दिख रहा है लेकिन सही है। यहाँ पर देख सकते हैं पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर औचित्य बताइए, मतलब उत्तर का औचित्य बताइए। यहाँ से काज छूट गया है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, उत्तर का औचित्य बताना है और इसमें पहचानना है कि आपको कि समुच्चय कौन कौन से हैं। इसमें 9 सवाल दिए हुए हैं 1 नंबर में। तो पहला सवाल हम लोग जान लेते हैं कि क्या है इसमें पहला प्रश्न। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि जी अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह पूछ रहा है कि वर्ष के जो महीने हैं 12 महीने, जनवरी फरवरी, नहीं सॉरी फरवरी निकल गया है, फरवरी इसलिए मुँह से निकल गया है, हमारे समय के जो बच्चे हैं वो शुरू में जनवरी फरवरी सीखे हैं, तो जनवरी फरवरी नहीं सीखे, जनवरी फरवरी ही सीखे हैं। लेकिन जब उनका पिटाई हो गया 3-4 बार फरवरी के लिए, तब वो फरवरी याद किए हैं, तो इसलिए फरवरी मुँह से निकल गया। तो उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आते हैं हम लोग पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पर वर्ष के जितने भी 12 महीने हैं उनका नाम तो आपको पता ही होगा। तो उन्हें पूछ रहा है कि जी अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी वर्ष के सभी महीनों के नाम, यानी साल में जितने भी महीने हैं उसमें जे से कौन कौन से जे अक्षर से कौन कौन से महीने प्रारंभ होते हैं, ये तो हमको पता है, बात सत्य है। आइए हम लोग देख लेते हैं। जैसे सेट ए मान लिए, इसका सेट ए हो गया और इसमें जे से प्रारंभ कौन सा होगा, सबसे पहले जनवरी होगा, उसके बाद फरवरी नहीं होगा, मार्च नहीं होगा, अप्रैल नहीं होगा, मई नहीं होगा, जून जून होगा। तो यहाँ से जून और जुलाई, JUL, अगस्त नहीं होगा, सितंबर नहीं होगा, अक्टूबर नहीं होगा, नवंबर नहीं होगा, दिसंबर नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग बंद कर देंगे इसे। तो यहाँ पर ये तो बात सत्य है, हमको पता है कि जे से ये 3 महीने स्टार्ट होते हैं, तो इसीलिए यह क्या हो गया, समुच्चय हो गया। समुच्चय कैसे हो गया, तो ये हमको पता है, तो लिखेंगे यहाँ पर अतः यह सुपरिभाषित हैं, इसीलिए यह समुच्चय हैं। यहाँ पर ये लिख देंगे, क्यों लिख देंगे, क्योंकि ये हमको पता है, तो ये सुपरिभाषित है। जब सुपरिभाषित है तो ये ऑटोमेटिक समुच्चय हो गया। तो ये इस प्रकार इसका आंसर हो गया कि यह समुच्चय है। इसमें दूसरा प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह, क्या यह समुच्चय है, ये हमें बताना है। तो एक सवाल आपसे है कि बताइए भारत के जितने भी लेखक हैं, तो मेरे हिसाब से कोई और प्रभावशाली ज़्यादा हो सकते हैं, दूसरे के हिसाब से कोई और हो सकते हैं, तीसरे के हिसाब से कोई और हो सकता है। तो ये बात सत्य नहीं ना है। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि अतः यह सुपरिभाषित नहीं है, इसीलिए यह समुच्चय नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग इसे इस प्रकार लिख देंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें तीसरा प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, यानी जो क्रिकेट में बैट्समैन होते हैं उन लोगों का संग्रह यहाँ पर बताना है कि समुच्चय है कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह बोल रहा है। तो मेरे हिसाब से कोई और हो सकता है, दूसरे के हिसाब से कोई और हो सकता है। कोई बोलेगा कि रोहित शर्मा इतना अच्छा खेलता है, कोई बोलेगा विराट कोहली इतना अच्छा खेलता है, उसी में तीसरा आकर बोल देगा कि मैक्सवेल में कोई नहीं लग सकता है। तो यहाँ पर तीनों का मत अलग अलग हो गया, तीनों के हिसाब से अलग अलग बातें हो गई। तो यह क्या होगा कि यह सुपरिभाषित नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कि अतः यह सुपरिभाषित नहीं है, इसीलिए यह समुच्चय नहीं होगा।
यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, ये बहुत ही ईजी सवाल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो चौथा प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, यानी जब हम यहाँ पर क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो जैसे मान के चलिए 20 बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर 30 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे मुझे पता चल जाएगा कि किसका क्या नाम है, मैं सबको पहचान जाऊँगा। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि मेरे पास 20 बच्चे पढ़ रहे हैं, उसका पहचान मुझे है। तो यहाँ पर ये क्या होगा कि समुच्चय हो गए, यानी ये निश्चित बात है कि मेरे पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके बारे में हमको नाम पता है, और पता है ये कौन कौन से और कितने बच्चे आते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। जब सत्य बात होगा तो क्या होगा, यहाँ पर सुपरिभाषित होगा। तो यहाँ पर सेम वही लिखेंगे, अतः यह सुपरिभाषित हैं। जब सुपरिभाषित है तो क्या लिखेंगे, इसीलिए यह समुच्चय होगा। इस प्रकार यहाँ पर इसे लिख देंगे। क्यों समुच्चय होगा, क्योंकि यह सुपरिभाषित है। क्यों सुपरिभाषित है, क्योंकि हमको मालूम है कि हमारे क्लास में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, किसका क्या नाम है, तो यह सुपरिभाषित होगा। इसमें अगला प्रश्न है 5वां नंबर है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि 100 से कम सभी प्रकृत संख्याओं का संग्रह। यानी सबसे पहले बात आती है प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या किसे कहते हैं, आपको मालूम ही है कि गिनती के जितने भी संख्या ले लीजिए सब क्या हो गए, प्रकृत संख्या हो गए। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 100 से कम सभी प्रकृत संख्याओं का संग्रह क्या यह समुच्चय है, यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले सेट का नाम कुछ भी ले लेंगे, ए इक्वल टू, ये कोष्ठ बनाएंगे, और यहाँ पर 100 से कम प्राकृतिक संख्या कितना हो गया, जैसे गिनती की संख्या हम लोग लिख देंगे 1 2 3 और डॉट 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 डॉट, यहाँ पर कितना तक 100 से कम हुआ 99, यानी 99 यहाँ पर लिखकर बंद कर देंगे। तो ये तो बात हमको बिल्कुल पता है कि 1 से लेकर 99 तक 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं हैं, बात बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर ये क्या लिखेंगे, ये समुच्चय है। तो यहाँ पर इसको लिख लेंगे कि अतः यह सुपरिभाषित हैं। जब सुपरिभाषित हैं तो क्या लिखेंगे, इसीलिए यह समुच्चय होगा। इस प्रकार इसे लिख लेंगे। क्यों समुच्चय होगा, क्योंकि यह सुपरिभाषित है। क्यों सुपरिभाषित है, तो यहाँ पर हमको जो बोल रहा है कि 100 से कम प्राकृतिक संख्या है, तो यहाँ पर 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं ये हैं, तो हमको पता है, ये बात सत्य है, तो यह सुपरिभाषित होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है 6 नंबर, देख सकते हैं आप लोग। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, यानी जो लेखक हैं प्रेमचंद्र जी, वो उपन्यास जो भी लिखे हैं तो क्या उसका संग्रह सत्य है, मतलब ये जितना भी मान के चलिए 150 200 जितना भी उपन्यास लिखे होंगे, तो वो तो लिखित होगा ना। अभी आप गूगल पर सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। उसका डाटा बिल्कुल सत्य है कि लेखक प्रेमचंद जी इतना उपन्यास लिखे थे, तो ये भी क्या होगा, सुपरिभाषित होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर, अतः यह सुपरिभाषित सुपरिभाषित हैं, इसीलिए यह समुच्चय होगा। उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यानी जो सही बात है, सत्य बात है, उसको सुपरिभाषित बोलेंगे, और जो सुपरिभाषित है उसे समुच्चय बोलेंगे। तो ये आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, देख पा रहे हैं आप लोग कि सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, यानी यह समुच्चय है कि नहीं। तो सम पूर्णांक यानी सम संख्याएं में पूर्णांक भी संख्याएं हैं, जितने भी संख्याएं हैं वो तो हम लिख सकते हैं आसानी से। जैसे हम 2 लिख दिए, तो 2 हमारे लिए भी 2 होगा, दूसरे के लिए भी 2 होगा, ये तो बात सत्य है। लेकिन सम पूर्णांक भी हमें पता है, ये पता है, हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये भी सुपरिभाषित होगा, जिसके कारण इसे हम लोग क्या बोलेंगे, समुच्चय बोलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न 8वां। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, यानी इस अध्याय में कितने प्रश्न आ रहे हैं, हम लोग बुक उठाएंगे और फटाफट गिनना स्टार्ट कर देंगे, काउंट करके बता देंगे कि इतना प्रश्न है इसमें। तो ये बात भी बिल्कुल सत्य है। तो ये भी क्या होगा, सुपरिभाषित होगा, जिसके कारण इसे क्या बोलेंगे हम लोग, समुच्चय बोलेंगे।
अगला प्रश्न है यहाँ पर 9वां, इसमें लास्टवा सबसे पहले नंबर क्वेश्चन का लास्ट नंबर सवाल है कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। यानी विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवर, जैसे मेरे लिए खतरनाक जानवर कोई और हो सकता है, जैसे मेरे लिए जिराफ हो गया, तो वो बोलेगा जिराफ है, उससे उससे तो ज़्यादा खतरनाक शेर है। उस तरह कोई तीसरा आदमी होगा तो उसको यदि कुत्ता काटा होगा तो वो बोलेगा शेर जिराफ तो अलग हैं, सबसे खतरनाक जानवर कुत्ता है। तो इस प्रकार यहाँ पर सबके लिए अलग अलग बात हो गई खतरनाक जानवरों की लिस्ट। तो यहाँ पर विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह किसी के लिए कोई और हो सकता है, तो ये समुच्चय नहीं होगा, यानी ये सुपरिभाषित नहीं होगा, जिसके कारण इसे हम लोग समुच्चय नहीं बोलेंगे। तो आई होप आप लोग पहले प्रश्न को समझ चुके होंगे आसानी से। यदि कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा है मान लीजिए सेट्स ए इक्वल टू, यानी समुच्चय ए में क्या है 1 2 3 4 5 6 इतने अंक हैं। तो यहाँ पर हमें क्या भरना है, रिक्त स्थानों में ये नहीं तो ये भरना है, यानी जो जो खाली स्थान है उसमें ये सिंबल भरना है। अब आप लोग ये सिंबल देखकर दिमाग खराब हो गया कि अब ये कौन सा जानवर का सिंबल है। तो ये जानवर का सिंबल नहीं है, इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू और इसे बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू। यानी यहाँ पर दो सिंबल हैं, इसे यदि सिंपल बना देंगे तो इसे बोलेंगे बिलोंग्स टू, और इसे यदि काट दिए बनाकर तो इसे बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू। तो एक एक शब्द आपको यहाँ पर अभी समझा देंगे हम लोग, तो आप लोग बोलेंगे कि सर जी अब बताने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, हम लोग बना लेंगे आसानी से। तो यहाँ पर चलिए बता देते हैं हम। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बिलोंग्स टू का मतलब हो गया कि इसमें जो है वो इसमें है कि नहीं। यानी जैसे यहाँ पर 5 हैं तो 5 देखेंगे कि सेट्स में समुच्चय में है कि नहीं। तो 5 यहाँ पर समुच्चय में है, देख सकते हैं आप लोग 5 यहाँ पर समुच्चय में है। तो इसमें कौन सा सिंबल लगा देंगे, इस बिलोंग्स टू का सिंबल लगा देंगे। तो ये सिंबल लगा दिए, हो गया। अब यहाँ पर दे रहा है 8, यानी 8 इस समुच्चय में है कि नहीं। तो देख सकते हैं 6 तक ही अंक है, 8 है ही नहीं। तो यहाँ पर इसमें कौन सा सिंबल लगेगा, ये लगेगा नॉट बिलोंग्स टू। तो ऐसा सिंबल बनाकर इसे काट देंगे, तो ये नॉट बिलोंग टू हो गया। तो यहाँ पर तीसरा सवाल देख सकते हैं आप लोग, तीसरा क्या है, जीरो। तो आप ही लोग बताइए इसमें जीरो है कि नहीं। तो जीरो बिल्कुल नहीं है इसमें। तो ये कौन सा सिंबल लगेगा, ये सिंबल लगेगा नॉट बिलोंग्स टू। यानी जो जो इसमें सेट्स में उपस्थित रहेंगे अंक उसमें बिलोंग्स टू, और जो जो नहीं उपस्थित रहेंगे उसमें नॉट बिलोंग्स टू लगेंगे। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। उसी प्रकार ये बनाते हैं हम लोग 4 नंबर जो हैं, 4 नंबर अंक। तो 4 तो इसमें भी हैं और इसमें भी है। तो इसमें कौन सा सिंबल लगेगा, बिलोंग्स टू का सिंबल लगेगा। सेम उसी प्रकार 2, तो इसमें भी 2 हैं और इसमें भी 2 हैं, सेम इसमें भी बिलोंग्स टू का सिंबल लगेगा। उसके बाद छठा जो इसमें प्रश्न है, तो इसमें 10। अब बताइए आप लोग इसमें 10 हैं कि नहीं। तो 10 इसमें बिल्कुल नहीं है, नहीं है तो इसके लिए कौन सा सिंबल है, ये सिंबल है नॉट बिलोंग्स टू। तो देख सकते हैं ये सिंबल हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। तो इस प्रकार दूसरे प्रश्न का हल आप लोग 2 मिनट में कर सकते हैं, 2 मिनट भी नहीं लगेगा। तो आई होप आप लोग दूसरा प्रश्न भी समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आइए अब हम लोग प्रश्नावली 1.1 के तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा सवाल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में बदलिए। अब यहाँ पर एक नया वर्ड सामने आता है, कौन सा शब्द, ये रोस्टर रूप। अब रोस्टर रूप होता क्या है, ये देखकर आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर बता देता हूँ बिल्कुल छोटे शब्दों में। तो यहाँ पर इतना कथा कहानी आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लोग इतना कथा कहानी देख सकते हैं लिखा हुआ है। तो इसे छोटा रूप दे देना ही रोस्टर रूप होता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के लिए सेट्स ए ब्रैकेट देकर यहाँ पर जो भी लिखना होगा लिख देंगे, ऐसे रूप में इसे बना देंगे ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रोस्टर रूप। बिल्कुल आसान शब्दों में यहाँ पर बता देता हूँ कि यही होता है रोस्टर रूप। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि तीसरा नंबर जो प्रश्न है उसका पहला नंबर प्रश्न में क्या है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि ए यानी सेट्स ए इक्वल टू क्या है, एक्स सच डेट एक्स एक पूर्णांक है, और ये एक नया कथा कहानी दे दिया है, इसे एक यहाँ पर देख सकते हैं दिया है। तो इसे हम लोग समझ लेते हैं ये कौन सा कुंडली है। तो इसका मतलब आप लोग पहले समझ लीजिए, इसका मतलब आप लोग पहले समझ लीजिए। तो ये क्या है कि इधर जो भी अंक रहेगा, जैसे यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, यानी
जो जिसके तरफ मुंह खुला रहेगा वो बड़ा रहेगा और जिसके तरफ एक मुंह रहेगा वो छोटा रहेगा। ये बिल्कुल आसान शब्द में आप लोग बचपन से ही जानते हैं कि सेम उसी प्रकार ये x का मतलब क्या हो गया कि x क्या है, -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। यानी 7 की तरफ मुंह खुला हुआ है तो 7 बड़ा है और x छोटा है, और इसकी तरफ मुंह खुला हुआ है यानी x बड़ा है और -3 छोटा है। तो इसके बीच के अंक लिख देना, बस यही हो गया रोस्टर रूप। तो किस प्रकार लिखेंगे, एक्स ए सेट ए इक्वल टू ब्रैकेट देंगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे कि -3 से बड़ा क्या होगा, यानी -3 से बड़ा ही ना लिखना है एक्स का मान, तो -3 से बड़ा क्या होगा, -2 -1 उसके बाद 0, ये हो गया -3 से बड़ा। अब 7 से छोटा कितना अंक हो गया, तो 1 से लेकर 6 तक 7 से छोटा अंक हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 2 3 4 5 6, यानी 6 तक लिख दिए। तो यही हम लोगों का क्या हो गया, रोस्टर रूप। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग आंसर बनाएंगे इसका, तो यहाँ पर लिख लेंगे रोस्टर रूप। रोस्टर रूप लिखकर इसे बना लेंगे। तो ये बिल्कुल आसान शब्दों में आप लोग समझ पा रहे होंगे कि रोस्टर रूप किस प्रकार इसका हम लोग लिखे हैं। यानी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ए है तो ए, और उसके बाद यहाँ पर x का मान 3 से बड़ा होना चाहिए, तो x का मान 3 से बड़ा ये हो गया, और 7 से छोटा होना चाहिए तो 7 से छोटा ये हो गया। इस प्रकार इसका रोस्टर रूप हम लोग लिख देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो तीसरा नंबर प्रश्न है उसका दूसरा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि b इक्वल टू, यानी सेट्स b इक्वल टू क्या है, x सच डेट x संख्या 6 से कम एक प्रकृत संख्या। यानी क्या करना है, हमें सेम उसी प्रकार लिखना है इसके आंसर में। यहाँ पर आंसर लिख देंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि b इक्वल टू ब्रैकेट, और बोल रहे हैं कि संख्या 6 से कम प्रकृत संख्या। तो संख्या 6 से कम गिनती के जितने भी संख्या हैं, तो संख्या 6 से कम 1 2 3 4 5, 5 तक हो गया संख्या 6 से कम, यानी छठा 6 हो जाएगा। तो 6 से कम क्या हो गया, 1 2 3 4 5। तो हमारा ये रोस्टर रूप ये हो गया इसका आंसर। तो आई होप आप लोग इसे समझ चुके होंगे कि किस प्रकार हम लोग लिखे हैं। 6 से कम बोल रहे हैं, 6 से कम लिख दिए, हो गया इसका आंसर, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो तीसरा प्रश्न है यहाँ पर कि c इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स, दो अंकों की ऐसी प्रकृत संख्या जिनके अंकों का योगफल 8 है, यानी 8 हैं जिनके अंकों का योगफल। तो यहाँ पर इसे किस प्रकार बनाएंगे, तो सेम वही लिखेंगे, सेट्स a इक्वल टू कोष्ट लिखेंगे, और उसके बाद जानते हैं कि दो अंकों की प्रकृत संख्या क्या होती है। तो दो अंकों की प्रकृत संख्या में 10 से लेकर 99 तक दो अंक की प्रकृत संख्या हो गई। जैसे हम लोग यहाँ से 10 से कम एक करेंगे तो 9 हो गया, यानी दो अंकों की नहीं हुई, एक अंकों की संख्या हो गई। और जैसे इसमें एक जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, यानी यह 3 अंकों की हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोग 10 से 99 के बीच की संख्याओं को ही यहाँ पर शामिल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा है कि दो अंकों की प्रकृत संख्याएं होनी चाहिए। तो हम लोग तीसरा क्यों लेंगे, दो अंकों की प्रकृत संख्या चलिए हो गई 10 से 99 तक। अब इनके बीच में हमें क्या करना है, दो अंकों वाले ऐसे ऐसे प्रकृत संख्याएं ढूंढने हैं जिनके जोड़ने पर हमें 8 आना चाहिए। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 17 हो गया, 26 हो गया, 35 हो गया, 44 हो गया, 53 हो गया, 62 हो गया, और यहाँ पर 71 हो गया। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि इन सभी की यदि आप जोड़ते हैं, जैसे 17 को हम लोग जोड़ते हैं, 7 1 8 हो गया, 6 2 8 हो गया, 5 3 8 हो गया। इस प्रकार आप लोग जितना इसको जोड़ेंगे सबको जोड़ने पर अलग अलग 8 आएगा। और ये दो अंकों की है प्रकृत संख्या और 10 से 99 के बीच भी है। इसका मतलब इसका रोस्टर रूप ये हो गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा इस प्रकार। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं किस प्रकार रोस्टर रूप लिखने को बता रहा हूँ। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा देख सकते हैं कि सेट्स डी इक्वल टू क्या है, एक्स सच डेट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 का भाजक है। भाजक क्या होता है, यानी जो 60 को काट दे, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, पहले अभाज्य संख्या हम लोग समझते हैं कि जिस संख्या में एक से खुद से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या से हमें क्या करना है, ज्ञात करना है जो कि 60 को काट दे। तो इसमें भी सेम उसी प्रकार लिखेंगे कि सेट्स डी इक्वल टू कोष्ट देंगे यहाँ पर, और अभाज्य संख्या में क्या हो गया, जैसे 2 हो गया, 2 से 60 में भाग लग जाएगा तो और 60 कट जाएगा, तो 2 हमारा क्या हो गया, अभाज्य संख्या भी हो गया,
और उसका भाजक भी हो गया। सेम उसी प्रकार 3 में 1 से और 3 से भाग लगेगा तो ये अभाज्य संख्या भी हो गया और इसमें 60 से भाग इसे 60 कट भी जाएगा। सेम उसी प्रकार 5 हो गया तो 5 अभाज्य संख्या भी हो गया और इससे 60 कट भी जाएगा। तो ये 3 अभाज्य संख्याएं हैं जो कि 60 के भाजक हैं। तो इस प्रकार इसका ये रोस्टर रूप हो गया। और एक बात और, आप लोग सब में यहाँ पर रोस्टर रूप लिख लीजिएगा। रोस्टर रूप यहाँ पर आपको लिख लेना है ताकि समझ में आए कि ये रोस्टर रूप है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर हो गया। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने, लेकिन ये अजीब टाइप का। अजीब टाइप मैं क्यों बता रहा हूँ कि अभी तक आपको मैंने बताया कि जो संख्या है उसमें हम लोग समुच्चय का रोस्टर रूप कैसे लिख सकते हैं। ये तो इसमें अंग्रेजी का जो अल्फ़ाबेट है वो दे दिया है, इसको हम लोग कैसे समुच्चय रोस्टर रूप लिखेंगे। तो आइए हम लोग इसे भी देख लेते हैं, ये भी बिल्कुल आसान है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आंसर में क्या लिखेंगे, तो आंसर में लिखेंगे यहाँ पर रोस्टर रूप। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग रोस्टर रूप लिख देंगे, रोस्टर रूप। अब रोस्टर रूप लिख दिए तो अब सेट्स ई लिखेंगे, यहाँ पर सेट्स ई लिखेंगे जैसे ही, और इक्वल टू उसके बाद ब्रैकेट देंगे। तो यहाँ पर इसमें कुछ नहीं है, जो सेम है उसी को लिखना है, लेकिन यहाँ पर से रोस्टर रूप का मतलब हो गया कि यहाँ पर डबल नहीं आना चाहिए। यानी जैसे यहाँ पर 2 ओ देख रहे हैं तो इसमें सिंगल ओ ही हम लोग लिखेंगे। तो आइए हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, टी, तो टी लिख लेंगे, उसके बाद आर लिख लेंगे, उसके बाद आई लिख लेंगे, कमा दे देकर ऐसे आई लिख लेंगे, कमा, उसके बाद जी है जी लिख लेंगे, उसके बाद ओ है ओ लिख लेंगे यहाँ पर, उसके बाद एन है एन लिख लेंगे यहाँ पर, उसके बाद फिर ओ है। यहाँ पर देखिए आप लोग कि 2 बार ओ आ गया, तो एक बार हम लोग यहाँ पर लिख दिए तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद एम है तो एम हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद ई है तो ई हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद टी है तो टी देखिए हम लोग यहाँ टी यहाँ पर नहीं लिखे हम लोग, तो टी को भी लिखेंगे, टी है यहाँ पर। उसके बाद आर है तो आर लिखेंगे, उसके बाद वाई है तो वाई लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया इसका रोस्टर रूप। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग इसका रोस्टर रूप लिखेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न यहाँ पर सेट्स एफ में देख सकते हैं, सेम यही प्रश्न है। तो इसमें भी आंसर हम लोग लिखेंगे और आंसर में क्या लिखेंगे यहाँ पर, रोस्टर रूप। रोस्टर रूप इसमें भी लिख देंगे। तो रोस्टर रूप लिखने के बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेट एफ लिखेंगे, इक्वल टू ब्रैकेट का सिंबल देंगे। सेम उसी प्रकार यहाँ पर बी है तो बी, कमा ई है तो ई, उसके बाद देख सकते हैं डबल टी है तो इसमें से क्या लिखेंगे, सिंगल टी हम लोग लिखेंगे, टी। उसके बाद ई हम लोग पहले ही लिख चुके हैं यहाँ पर, तो ई को छोड़ देंगे, उसके बाद आर लिखेंगे। तो ये हमारा इसका रोस्टर रूप हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग इसका रोस्टर रूप लिख पाते हैं। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो गाइस इतने हम लोग प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, इसे भी सॉल्व कर ही देते हैं। तो देखिए यहाँ पर चौथा प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए बढ़ते हैं, एक एक प्रश्न को देखते हैं आसानी से सॉल्व करके कि सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे हम लोग आसानी से लिख पाएंगे। ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा लिखने में, लेकिन आप यदि ध्यान से देखते हैं वीडियो को तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं करेगा, आसानी से आप लोग लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इसका आंसर बनाने के लिए इसका हमें स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि ये किस प्रकार लिखा गया है। तो किस प्रकार लिखा गया है देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर 3 है, यदि 3 में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आ जाएगा। यदि 3 से हम लोग 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आ जाएगा। यानी कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग कि 3 में यदि हम लोग 1 से गुणा करते हैं 3 में यदि 2 से गुणा करते हैं 6, 3 में यदि 3 से गुणा करते हैं 9, 3 में यदि 4 से गुणा करते हैं तो 12, यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल रहेगा। तो देख पा रहे हैं कि आप लोग कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, यही ना हमारा डाटा है 3 6 9 12, 3 6 9 12, ये हमारा डाटा है। तो देख पा रहे हैं आप लोग कि कुछ इस प्रकार से लिखा गया, तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है कहीं भी। अब देखिए x इक्वल टू क्या है कि ये 3 कॉमन है, यहाँ पर देख सकते हैं सब में 3 कॉमन दिख रहा है। तो 3 को यहाँ पर नोट कर देंगे। उसके बाद ये देखिए 1 2 3 4,
यानी गिनती के जितने भी संख्याएं हैं हम लोग पढ़ चुके हैं कि गिनती के जितने भी संख्याएं हैं उसे क्या कहते हैं, प्रकृत संख्या कहते हैं, यानी स्मॉल एन। तो यहाँ पर क्या नोट कर देंगे, स्मॉल एन, ये प्रकृत संख्या होगी। अब चलिए इतना आंसर हो गया। इसके बाद एन का बात आते हैं कि एन क्या है। तो एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, यानी नेचुरल नंबर, यानी कैपिटल एन से नेचुरल नंबर को सूचित किया जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या लिख दिए कि एन बिलोंग्स करता है किससे, नेचुरल नंबर से। अब एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। एन का बात है तो एन यहाँ पर नोट कर देंगे। अब एन किससे बड़ा है किससे छोटा है ये लिख देंगे। तो एन हमारा एन हो गया 1 से 4 तक। तो 1 से 4 तक है तो यहाँ पर क्या करेंगे कि एन क्या है कि 4 से छोटा है या फिर 4 के बराबर है। तो ये 4 से छोटा हो गया और ये बराबर का सिंबल हो गया। सेम इसी प्रकार 1 से बड़ा है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो 1 से बड़ा है या फिर बराबर है। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग एन का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। इसे एक और तरीका से भी लिख सकते हैं कि यानी 0 से बड़ा है एन और 5 से छोटा है एन, इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। दोनों ही आंसर इसका सही है। तो इसे इस प्रकार भी लिख लीजिए या फिर इस प्रकार भी लिख लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई नंबर नहीं कटने वाला है, दोनों ही आंसर सही है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में कैसे लिखा जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है, ये भी बिल्कुल सेम उसी की तरह लेकिन थोड़ा सा अलग कर दिया है। जैसे हम लोग जाते हैं मार्केट में तो अलग अलग एक ही तरह का रसगुल्ला है लेकिन किसी में थोड़ा सा अलग कलर है, किसी में थोड़ा सा अलग कलर है, मतलब कलर मिला देने से रेट में परिवर्तन हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर हुआ है कि यहाँ पर सेम वही क्वेश्चन हैं लेकिन इसका स्ट्रेटेजी थोड़ा सा बदल दिए गए हैं। क्या बदल दिए गए हैं आइए हम लोग देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं टू का यदि स्क्वायर करते हैं तो 4, 2 का पावर यदि 3 देते हैं मतलब 2 को 3 बार गुणा करते हैं तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है तो इसका स्ट्रेटेजी हम लोग लिख लेते हैं। तो इसका स्ट्रेटेजी कुछ इस प्रकार है कि यदि 2 का पावर 1 देते हैं मतलब 2 का पावर 1 देंगे तो क्या हो गया 2। यदि 2 का पावर यदि 2 देते हैं तो 2 दूना 4। यदि 2 का पावर 3 यहाँ से देते हैं तो 8 हो गया। यदि 2 का पावर 4 देते हैं तो क्या हो गया 16। यदि 2 का पावर 5 देते हैं तो क्या हो गया 32। तो ये कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रेटेजी है, बाकी सब कुछ सेम है। तो देखिए इसे कैसे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में के रूप में लिखेंगे। जैसे इसका भी नामकरण हम लोग कर लेते हैं। जैसे इस सेट्स का नाम बी हो गया, बी इक्वल टू ब्रैकेट एक्स सच डेट एक्स इक्वल टू, इतना तो सब में आपको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में जिसको भी लिखना है। इसके बाद आपको क्या करना है देखना है ध्यान से। यहाँ पर सब में देखिए 2 कॉमन है, 2 कॉमन दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे और पावर में नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर गुणा में नहीं है बल्कि पावर में है। तो देख सकते हैं 1 2 3 4 5 तक हैं। तो नेचुरल नंबर किस में है, पावर में है। तो जब पावर में है तो यहाँ पर भी आएगा तो क्या हो गया पावर के रूप में ही रहेगा n, यानी 2 का पावर n हो गया। और एक बात और इसमें लिखेंगे कि n क्या होगा, n नेचुरल नंबर हुआ तो n बिलोंग्स टू n। समझ में आ रहा होगा आपको, पहले मैं बता चुका हूँ कि n क्या है, नेचुरल नंबर। अब एक और बात आपको लिखना है जो कि मैं पिछले प्रश्न में भी बता चुका हूँ कि n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। तो n लिख देंगे यहाँ से। तो n देखिए क्या है, 1 से बड़ा है या फिर 1 के बराबर है तो इस तरह लिख देंगे। या फिर उसके बाद यहाँ पर n का वैल्यू क्या है 5 के बराबर है या फिर 5 से छोटा है तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। इस प्रकार भी लिखेंगे या फिर इसी को ऐसे बना देंगे कि 0 से बड़ा है n और 6 से छोटा है। दोनों ही आंसर सही हो गया। तो इस प्रकार से इसको कुछ सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में लिख सकते हैं। अब तीसरा प्रश्न इसमें क्या है आइए हम लोग इसे भी देख ही लेते हैं। तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे कि 5 है, उसके बाद 25 है, उसके बाद 125 है, उसके बाद 625 है। ये कुछ इस प्रकार से है यहाँ पर। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, आपको सभी प्रश्न में सबसे पहले आंसर में आपको क्या लिख लेना है, वो छूटा हुआ है पिछले क्वेश्चन में कि समुच्चय निर्माण रूप, यानी हम लोग इसका समुच्चय निर्माण रूप बना रहे हैं।
तो ये कैसे बनाएंगे, सेम इसका भी नामकरण कर लेंगे, इस सेट्स का भी, जैसे इसका नाम सी रख लिए हम लोग और यहाँ पर ब्रैकेट दे दिए एक्स सच डेट, एक्स तो रहेगा ही पहले से ही क्योंकि वो पूरे प्रश्न में आ रहा है वो, तो ये तो रहेगा ही। उसके बाद इक्वल टू, अब आते हैं इसके स्ट्रेटेजिक समझ लेते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 है तो 5 का पावर 1 यानी 5 हुआ। उसके बाद यदि 5 का पावर 2 करते हैं तो क्या होगा, 5 से 5 में गुणा करेंगे 25 यहाँ पर हो जाएगा। सेम उसी प्रकार 125 है तो 5 का पावर 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 125। उसी प्रकार यदि 5 का पावर 4 करते हैं यानी 5 को 4 बार गुणा करते हैं तो क्या हो गया 625। तो इसका स्ट्रेटेजी भी कुछ इस प्रकार है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, क्या कॉमन है वो लिखेंगे। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, 5 है, 5 सभी में है तो यहाँ पर 5 नोट कर देंगे, ये क्योंकि ये सब जगह है तो 5 नोट कर दिए। उसके बाद पावर में क्या है 1 से 4 तक है यानी n है, नेचुरल नंबर है तो पावर में n दे देंगे। उसके बाद कॉमा देंगे। उसके बाद n क्या है, यहाँ पर n बिलोंग्स टू n यानी n नेचुरल नंबर है, ये तो बात आपको पता ही है। अब क्या लिखना है आपको कि n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है वो लिखना है आपको। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे n लिख देंगे। अब यहाँ पर हम लोग n का वैल्यू कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, यानी n का वैल्यू क्या है, 4 से छोटा है या फिर 4 के बराबर है, और n का वैल्यू किससे बड़ा है या फिर बराबर है 1 से, तो 1 यहाँ पर लिख देंगे। ऐसे भी लिख देंगे या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि n का वैल्यू 0 से बड़ा है और n का वैल्यू 0 से बड़ा है और 5 से छोटा है, कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे इसे। इसे यदि साफ शब्दों में इसे लिखे तो ऐसे होगा n 5 से छोटा है। इस प्रकार भी दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, दोनों ही आंसर सही है। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग इसे सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यानी चौथा प्रश्न यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है, देख सकते हैं। तो इसका स्ट्रेटेजी यहाँ पर जैसे डॉट डॉट दिया है प्रश्न में तो डॉट डॉट हम लोग दे देते हैं। अब देखिए ये किस प्रकार है, सम संख्या है यानी 2 भी सम संख्या है, 4 भी सम संख्या है, 6 भी सम संख्या है, यानी डॉट डॉट इसके बाद देने का मतलब क्या हो गया कि जो भी आएगा सम संख्या ही आएगा। यानी जैसे हम लोग कोई फॉर्म बना रहे हैं उसमें बकरी को भेजना है तो बकरी का पोस्टर चिपका दिए तो वहाँ पर जो भी लेकर आएगा बकरी ही लेकर आएगा, कोई भेड़ लेकर नहीं आएगा। सेम उसी प्रकार यहाँ पर यदि 2 है सम संख्या, 4 है सम संख्या, 6 है सम संख्या, तो यहाँ पर जितना भी डॉट डॉट के बाद संख्या आएगा सम संख्या ही आएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, जैसे इसका नाम हम लोग नामकरण कर देते हैं। नामकरण करने से पहले आपको यहाँ पर लिख देना है समुच्चय, समुच्चय निर्माण रूप, ये आपको लिख देना है, या फिर अंग्रेजी में सेट बिल्डर फॉर्म भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कैसे लिखेंगे, इसका नामकरण हम लोग कर लेते हैं। सेट्स डी इक्वल टू ब्रैकेट देंगे एक्स सच डेट एक्स। अब देखिए ध्यान से क्या है, ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं प्रकृत संख्या है यानी गिनती में है, और ये सम है, सम संख्या है, तो ये क्या हो गया सम प्रकृत संख्या। तो यहाँ पर इक्वल टू देकर क्या लिख देंगे, सम प्राकृत संख्या है। ये ऐसे लिखकर इसका ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसके बाद आपको कोई भी कथा कहानी लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसका आंसर कुछ यही हो गया है, यहीं पर आंसर हम लोग लिख देंगे, ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने क्या है कि 1 है, 4 है, 9 है और डॉट डॉट करने का मतलब हो गया कि ये 10 ये 100 तक हैं, यानी 1 से 100 तक यहाँ पर संख्याएं हैं। इस प्रकार से 1, 4, 9 और ऐसे डॉट डॉट करते करते 100 तक संख्याएं हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है, देखिए आप लोग और समझिए किस प्रकार है कि यहाँ पर 1 का पावर 2 कर दिए यानी 1, यदि 2 का पावर 2 कर दिए तो 4, यानी 3 का पावर 2 कर दिए तो 9, इसी तरह 10 का पावर 2 कर दिए तो 100। यानी यहाँ पर जो पावर है वो चेंज नहीं हो रहे हैं, बल्कि पिछले प्रश्न में क्या था कि पावर चेंज हो रहा था,
ये इसमें पावर चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको भी सेम उसी प्रकार लिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। जैसे इस सेट्स का नाम हम लोग ई मान लिए, ई इक्वल टू ब्रैकेट एक्स सच डेट एक्स इक्वल टू, अब देखिए ध्यान से, जो पावर में है वो आपका फिक्स है, वो कॉमन है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो जो चेंज नहीं हो रहा है उसे उसी प्रकार लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले नेचुरल नंबर दिख रहा है, एक से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर दिख रहे हैं, यानी एक स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। 1 से 10 तक नेचुरल नंबर लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले एन, जो कॉमन है वो पावर में है, तो सेम उसको भी पावर में हम लोग लिख देंगे, कॉमन बात को सेम इस प्रकार लिख देंगे। अब उसके बाद एन क्या है, एन बिलोंग्स टू एन, ये क्यों लिखेंगे, क्योंकि एन नेचुरल नंबर है। उसके बाद आपको क्या लिखना है कि एन का वैल्यू लिखना है, कि एन का वैल्यू किससे छोटा है और किससे बड़ा है। तो देख सकते हैं आप लोग एन लिखेंगे, एन किससे छोटा है, 10 से छोटा है या फिर 10 के बराबर है, तो 10 लिखेंगे यहाँ से। और किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है या फिर 1 से बराबर है, इस प्रकार भी लिखेंगे। या फिर कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 0 से बड़ा है एन का वैल्यू और 11 से छोटा है, इस प्रकार भी लिखेंगे, तो दोनों ही हमारा आंसर सही हो गया। तो आई होप आप लोग अच्छे से और आसानी से समझ पाए होंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर प्रश्नावली 1.1 का 5वां नंबर सब प्रश्न है, वो क्या है आइए हम लोग पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को, निम्नलिखित समुच्चयों के यहाँ पर होगा सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। यानी सूचीबद्ध करने का मतलब क्या हो गया, रोस्टर रूप, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो रोस्टर रूप में कैसे लिखना है ये तो आपको मालूम ही है, फिर भी आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करेंगे पहले प्रश्न को। तो यहाँ पर आंसर लिख देंगे, और आंसर लिखने के बाद क्या लिखेंगे, रोस्टर रूप, तो रोस्टर रूप ऐसे लिख देंगे यहाँ पर। और रोस्टर रूप कैसे लिखा जाता है आपको पता ही है कि सेट ए है, तो सेट ए इक्वल टू ब्रैकेट ओपन। अब x का वैल्यू यहाँ पर दिया है कि x का वैल्यू आपको क्या लिखना है, कि x इक्वल टू एक विषम प्रकृत संख्या है, s क्या है, एक विषम प्रकृत संख्या है। तो ये बोल रहे हैं कि एक विषम प्रकृत संख्या, तो प्रकृत संख्या गिनती के सभी संख्याओं को बोलते हैं, उसमें विषम संख्या क्या हो गया कि जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग न लगे, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर 1 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, उसके बाद 7 हो गया, उसके बाद भी और जितना भी बढ़ते जाएंगे आगे चलता चला जाएगा विषम प्रकृत संख्या। तो ये अनंत तक जाएगा, तो इसे डॉट डॉट देकर ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो ये इसका हो गया रोस्टर रूप, यहाँ पर इसे आंसर हम लोग लिख देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इसमें दूसरा प्रश्न है हमारा कि यहाँ पर क्या करना है, x एक पूर्णांक है और यहाँ पर थोड़ा सा आपको उलझाने के लिए दे दिया है, इसे भी रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर आंसर लिख देंगे और यहाँ पर हमको रोस्टर रूप लिखना है, तो रोस्टर रूप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आपको इसे समझना पड़ेगा, तो इसे कैसे समझेंगे, तो माइनस है तो माइनस, यदि हमें 2 से 1 में भाग देना है तो ये आएगा 0.5 कुछ इस प्रकार से, और यदि 2 से भाग करते हैं तो ये क्या आएगा 4.5। यानी आपको 0 से 5 के बीच के संख्याएं क्या होनी चाहिए, x का मान। तो x का मान यहाँ से कुछ इस प्रकार लिखेंगे, रोस्टर रूप में b है तो b इक्वल टू ब्रैकेट है तो ब्रैकेट। अब ध्यान से देखिए, आपको इसका मतलब हो गया कि 0 से शुरू होगा, तो 0 उसके बाद 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3 उसके बाद 4। यदि 4 के बाद लिखेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि यह नियम गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि 0 से बड़ा, और इसका मतलब हो गया कि 4.5 से छोटा, तो 4.5 से छोटा ये नंबर हो गया, तो इसे हम लोग ब्रैकेट में ऐसे लिख देंगे। तो ये इसका कुछ इस प्रकार से रोस्टर रूप हो गया, यहाँ पर आंसर लिख देंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि तीसरा प्रश्न हमारा क्या है। तो तीसरा प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है कि इसे हमें रोस्टर रूप में लिखना है। तो यहाँ पर क्या दिया है, c इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स एक पूर्णांक है, जहाँ यहाँ पर ध्यान से देखिए कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होना चाहिए कि 4 के बराबर या फिर 4 से छोटा होना चाहिए। ये बात यहाँ पर कंडीशन दिया है ध्यान रखने के लिए। तो इससे हम लोग इसे भी रोस्टर रूप में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका आंसर लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर लिखेंगे रोस्टर रूप,
रोस्टर रूप लिखने के बाद सी है तो सेट सी इक्वल टू ब्रैकेट देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 4 के बराबर या फिर 4 से छोटा होना चाहिए। तो जैसे हम लोग यहाँ पर -2 रख देते हैं, -2 रख कर चेक करते हैं कि -2 का यदि स्क्वायर करते हैं, -2 का स्क्वायर यहाँ पर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 दूना 4 हो गया, यानी 4 के बराबर आ रहा है, यानी हम लोग -2 लिख सकते हैं। यदि x का वैल्यू -1 रखते हैं हम लोग तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा कि माइनस माइनस प्लस, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, यानी 1 आ रहा है जो कि 4 से छोटा है, तो -1 भी यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। 0 का यदि कितना भी बार स्क्वायर करेंगे 0 होगा, जो कि यहाँ पर 4 से छोटा है, तो इसे भी हम लोग 0 भी लिख सकते हैं। उसके अलावा यदि हम लोग 1 लिखना चाहें तो 1 का स्क्वायर कितना बार भी करेंगे 1 ही होगा, तो 1 क्या हो गया 4 से कम हो गया, तो 1 भी लिख सकते हैं। उसके बाद 2 लिख सकते हैं, 2 का यदि हम लोग स्क्वायर करते हैं, यहाँ पर 2 लिख कर स्क्वायर करते हैं तो 2 दूना 4, यानी 4 के बराबर आ रहा है, तो 2 भी लिख सकते हैं। उसके बाद बताइए 3 लिख सकते हैं, 3 बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। तो 3 क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यदि 3 यहाँ पर लिखेंगे और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा यहाँ पर, जो कि 4 से बहुत बड़ा हो जाएगा, यानी यहाँ पर 3 रखेंगे यदि तो इसका नियम गलत हो जाएगा। तो हम लोग यहीं पर क्या करेंगे, इसे बंद कर देंगे और यहीं पर इसका आंसर लिख देंगे। तो कुछ इस प्रकार से इसे रोस्टर रूप में लिखेंगे। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कुछ इस प्रकार है, इसे तो आप लोग देखते देखते ही बना दीजिएगा। कैसे बना दीजिएगा, तो जैसे यहाँ पर डी है सेट्स तो डी लिखेंगे ब्रैकेट, अब यहाँ से इसे रोस्टर रूप में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, एल है तो एल, कमा वाई, ओ है तो ओ, कमा वाई है तो वाई, कमा ए है तो ए, यानी डबल कोई अंक, डबल कोई वर्ड होगा यहाँ पर उसे सिंगल लिखेंगे। यहाँ पर सब सिंगल है तो इसे सिंगल लिख सकते हैं, तो यही इसका आंसर हो गया, यही इसका रोस्टर रूप हो गया। तो अगला प्रश्न यानी 5वां प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है। आइए हम लोग सबसे पहले इसे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तो नॉर्मल लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, यानी इसे रोस्टर रूप में कैसे लिखना है कि वर्ष का जितना भी महीना जो कि 31 दिन के नहीं है वो आपको लिख देना है रोस्टर रूप में, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर और उसका यहाँ पर लिखेंगे रोस्टर रूप, रोस्टर रूप लिख देंगे। रोस्टर रूप लिखने के बाद सेट्स ए हैं तो सेट्स ई हैं तो सेट्स ई लिखेंगे, इक्वल टू ब्रैकेट देंगे। उसके बाद आपको देखना है कि 31 दिन किस किस महीने में नहीं होते। तो ये आपको जानने के लिए बिल्कुल आसान है, मैं आपको एक आसान तरीका बता देता हूँ कि आपको ऐसा अपना हाथ कर लेना है और यहाँ पर काउंट करना है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो यहाँ पर जनवरी जो ऊपर आ रहा है जितना भी, वो क्या हो गया 31 वाला महीना हो गया, और जो गड्ढे में यहाँ पर आ रहा है वो 30 वाला महीना हो गया, यानी 31 से कम हो गया। तो जो यहाँ पर गड्ढे में आ रहा है वही हमको लिखना है। तो सबसे पहले जनवरी, यानी जनवरी यहाँ पर ऊपर आ रहा है तो 31 वाला महीना हो गया, उसे छोड़ देना है। उसके बाद क्या हो गया फरवरी, यानी फरवरी नीचे आ रहा है तो यहाँ पर फरवरी क्या हो गया हमारा 31 दिन से कम वाला महीना हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे फरवरी। चलिए अब क्या हो गया फरवरी। उसके बाद मार्च, अप्रैल, अप्रैल होगा मार्च नहीं होगा, मार्च 31 वाला महीना होगा, तो अप्रैल यहाँ पर लिख देंगे अप्रैल। उसके बाद मई नहीं होगा, जून, तो यहाँ पर जून लिख देंगे। उसके बाद जुलाई नहीं होगा, अगस्त के बाद क्या होगा सितंबर, तो इसे यहाँ पर सितंबर लिख देंगे। उसके बाद अक्टूबर नहीं होगा, नवंबर, तो यहाँ पर नवंबर लिख देंगे। उसके बाद दिसंबर होगा जो 31 वाला महीना होगा। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे इसे रोस्टर रूप में। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये रोस्टर रूप, यानी ये 31, ये जितने भी महीने हैं उसमें 31 दिन से कम दिन आएंगे, तो ये क्या हो गया हमारा रोस्टर रूप हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए इसमें 5वें नंबर सवाल का हमारे पास छठा प्रश्न है। क्या है कि यहाँ पर देख सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है, यानी के से अल्फ़ाबेट में के से पहले जितना भी व्यंजन है
उसे लिख देना है। लेकिन हाँ, ध्यान रखना है, स्वर आपको याद रखना है। स्वर क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू। यानी ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर के पहले जितना भी अल्फ़ाबेट में व्यंजन है उसे लिख देना है। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे। सेम वही यहाँ पर एफ है तो एफ इक्वल टू ब्रैकेट देंगे। अब यहाँ पर क्या लिखना है? ए। ए नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए वोवेल्स हैं, ए को छोड़ देना है। यहाँ पर बी लिख देंगे, उसके बाद सी कमा डी कमा ई नहीं होगा। ई क्यों नहीं होगा? क्योंकि ई वोवेल्स है। उसके बाद एफ हो जाएगा, उसके बाद जी हो जाएगा, उसके बाद एच हो जाएगा। आई नहीं होगा। आई क्यों नहीं होगा? क्योंकि आई वोवेल्स हैं। उसके बाद जे हो जाएगा, उसके बाद के आता ही है, यानी के पहले लिखना है। तो कुछ इस प्रकार से इसका आंसर हो गया, यानी 5वें नंबर सवाल जो कि रोस्टर रूप में लिखना था। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं 6ठे नंबर सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है। तो इसमें हमको क्या करना है कि एक तरफ ये रोस्टर रूप दिया हुआ है और एक तरफ सेट बिल्डर फॉर्म यानी समूचे निर्माण रूप दिया हुआ है। तो यहाँ पर रोस्टर रूप दिया हुआ है, तो इसमें कौन सा रोस्टर रूप किस सेट बिल्डर फॉर्म का है ये हमें बताना है। तो कैसे पता करेंगे? तो इसका हम लोग रोस्टर रूप लिख लेंगे। जो रोस्टर रूप आएगा वो इसमें मैच खाएगा, उसे हम लोग मिला देंगे। तो इसका रोस्टर रूप क्या हो गया, देख सकते हैं आप लोग कि एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है। इसमें क्या आपको लिखना है कि एक अभाज्य संख्या, कहने का मतलब यह हो गया कि हमें अभाज्य संख्या फाइंड करना है जो जिससे क्या हो 6 में भाग लग जाए, यानी 6 पूरा पूरा कट जाए। तो 6 से कम अभाज्य संख्या क्या हो गया? यहाँ पर 2, 2 हो गया। तो 6 से कम अभाज्य संख्या यहाँ पर 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया। तो ये क्या हो गया? 2 कमा 3। उसके बाद 4 यदि करेंगे तो 4 से भाग नहीं लगेगा, 5 से भाग नहीं लगेगा, डायरेक्ट 6 से भाग लगेगा। और यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि 6 से कम अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा 2 और 3 आया। तो इसमें देखेंगे 2 और 3 कौन है? तो यहाँ पर 2 नंबर में है। तो इसका मैच इससे यहाँ पर कर देंगे। चलिए अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो दूसरा यहाँ पर क्या है कि संख्या 10 से कम एक विषम प्रकृत संख्या। तो यानी 10 से कम विषम प्रकृत संख्या क्या है? तो 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 9 है। तो ये हमारा 10 से कम विषम प्रकृत संख्या हुआ है, यानी विषम भी है और प्रकृत संख्या भी है। तो ये 10 से कम भी है। तो इस नियम को पालन कर रहे हैं। तो ये हमारा किस सेक्शन में है यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा नंबर है। तो यहाँ पर 4 नंबर है, तो इससे हम लोग 4 नंबर के साथ ऐसे मैच करा देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि x क्या है? एक प्रकृत संख्या है और 6 की भाजक है। यानी आपको क्या करना है? x को एक प्रकृत संख्या दर्शाना है और 6 की भाजक भी दर्शाना है। तो देख सकते हैं ये क्या है? इसमें एक प्रकृत संख्या भी है, यानी गिनती की संख्याएं भी हैं और 6 की भाजक भी है, यानी इन सभी से 6 में भाग भी लग जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? ये हो गया। तो ऐसे हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये प्रश्न क्या है कि इसे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पर m है तो m, a है तो a, t है तो t, उसके बाद h है तो h, उसके बाद e है तो e। अब m यहाँ पर दोबारा नहीं लिखेंगे। रोस्टर रूप में कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है कि दोबारा नहीं लिखा जाता है। तो m नहीं लिखेंगे, a लिख लिए, a नहीं लिखेंगे, t है तो t नहीं लिखेंगे, i है तो i लिखेंगे, उसके बाद c है तो c और s है तो s। तो इसे हम लोग कुछ इस प्रकार के से रोस्टर रूप में लिख देंगे। तो ये मैच कर रहे हैं, ध्यान से देख सकते हैं आप लोग इससे। तो इसका मैच इससे यहाँ से करा देंगे ऐसे। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप लोग प्रश्नावली 1.1 के सारे प्रश्नों को आसानी से हल कर चुके होंगे। अब इसे याद रखने का एक ही फंडा है कि इसे आप लोग बार बार बनाइए। नहीं आता है तो फिर से कॉपी में देख लीजिए, फिर बनाने का प्रयास कीजिए। प्रयास करने से ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे मैथ का। तो आई होप आप लोग ये पूरे टॉपिक को समझ चुके होंगे, प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।